स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज जो हम सेशन शुरू करने वाले हैं इसमें अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली राजवंश में जो चतुर्थ राजवंश है उस तक, मतलब दिल्ली सल्तनत का जो चतुर्थ राजवंश है। तो दिल्ली सल्तनत में जो चौथा राजवंश है, चतुर्थ राजवंश जो है, अब हम सैयद वंश के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सैयद वंश के बारे में यदि मैं आपको बताऊं या सैयद वंश के बारे में कुछ चीजें आप क्लियर करें उससे पहले आप एक चीज तो जरूर याद रखिएगा कि जो सैयद वंश है ये असल मायने में पठान वंश के नाम से भी जाना जाता है मुस्लिम कम्युनिटी में। और इस वंश की जो शुरुआत होती है सैयद वंश की, ये असल मायने में होती है तैमूर लंग के हिंदुस्तान में अटैक के समय। तो आपको सबसे पहले तैमूर लंग के बारे में बेसिक समझना पड़ेगा और उस समय की सरगर्मियां समझनी पड़ेंगी जिस वजह से सैयद वंश का अभ्युदय हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले यदि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको एक व्यक्ति दिख रहा होगा जिसे हम कहते हैं नसरुद्दीन महमूद। और ये नसरुद्दीन महमूद जो है ये तुगलक वंश का सबसे अंतिम शासक माना जाता है। और इसी नसरुद्दीन महमूद के समय में ही एक ऐसा व्यक्ति एंट्री लेता है जिसने हिंदुस्तान में सिवा रक्तपात के कुछ भी नहीं मचाया। तो अगर हम नसरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड देखें तो 1394 से 1413 तक ये रूल करता है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद का जो ताल्लुकात हैं वो तुगलक वंश से हैं और ये तुगलक वंश जिसने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा समय तक, मतलब 94 ईयर्स तक हुकूमत करी थी। सडनली ऐसा क्या होता है कि इस हुकूमत के जो है चीथड़े उड़ जाते हैं या ये हुकूमत जो है ये तार तार हो जाती है। तो नसरुद्दीन महमूद जो है इसी के टाइम पीरियड में 1398 में तैमूर लंग का अटैक होता है। ये तैमूर लंग वही व्यक्ति है जो समरकंद से आया है हिंदुस्तान को लूटने के लिए। और ये जो है, मतलब कौन, याद रखेंगे जो तैमूर है ये वास्तविकता में कैसा व्यक्ति है, एक तुर्की व्यक्ति है। तुर्की नस्ल की एक वारसाल नस्ल होती है, इससे दरअसल में ये ताल्लुकात रखता है। तो इस तरह से ये समरकंद से आया है, तुर्की है, वारसाल नस्ल से है। और 1398 में तैमूर लंग जब हिंदुस्तान अटैक करता है तो नसरुद्दीन महमूद जो है जैसे ही तैमूर लंग के आने की खबर सुनता है तो फिर नसरुद्दीन महमूद जो है ये इसको बहुत अच्छे से पता है कि तैमूर लंग हिंदुस्तान में एंट्री लेकर सिवा रक्तपात के कुछ नहीं मचाएगा। तो नसरुद्दीन महमूद जो है ये गुजरात भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और फिर इस तरह से दिल्ली की जो गद्दी है वो क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। और बस जब दिल्ली की गद्दी खाली हो जाएगी तो उस दिल्ली की गद्दी में बैठने में जरा भी दिलचस्प नहीं है तैमूर लंग को, बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। लेकिन हाँ, तैमूर लंग जो है वो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लूटपाट करता है। लूटपाट तो इस हद तक होती है कि खून की नदियां तक बहने लगती हैं, लेडीजों के गले से मंगलसूत्र चीर लिए जाते हैं, कान से जो है कुंडल निकाल लिए जाते हैं, नाक से नथ निकाल ली जाती हैं। और सिर्फ इस्लाम कम्युनिटी में आ जाओ अदरवाइज तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। कहने का सीधा सा मतलब है कि भारी मात्रा में रक्तपात किया, हिंदुओं का बहुत रक्त बहाया तैमूर लंग ने अपने इस अटैक में, जहां उसको ज्यादा से ज्यादा रुपया पैसा भी मिला उसकी लूट के कारण, लेकिन साथ ही साथ उसने बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कत्लेआम किया। बहुत से इतिहासकार ये बताते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास की लगभग 40% जनसंख्या को निपटा के रख दिया था
तैमूर लंग ने अपने अटैक में। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये भीषण संहार नहीं, भीषण नरसंहार है जो सदियों में कभी कभी होता है। इसी के ठीक पहले इसी तरह का नरसंहार चंगेज खान करता था। यह चंगेज खान इस तरह के नरसंहार के लिए जाना जाता था। लेकिन मानो एक आंधी थमी तो दूसरी आंधी फिर से बुलंद होती है। तैमूर लंग ने बहुत अधिक मात्रा में लूटपाट करी हिंदुस्तान में आकर, और लूटपाट करने के बाद बहुत ज्यादा रुपया पैसा यहां से बटोरा। अब आप सुनिए कि हुआ क्या है। तो तैमूर लंग के बहुत से अटैक हुए। तो तैमूर लंग के जब आक्रमण हुए तो दिल्ली का सुल्तान जो है वो क्या हो गया, वो गुजरात भाग गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मान लीजिए ये पूरी दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत जो है दिल्ली से कंट्रोल हो रही थी, तो दिल्ली का बादशाह ही भाग गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब जो दूसरे लोग हैं, मतलब दूसरे जो आसपास की रियासतें जो दिल्ली सल्तनत के अधीन थीं, इन रियासतों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। मतलब उस एरिया का राजा मैं ही हूं, अब दिल्ली से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कट नहीं है। तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ ये कि तैमूर लंग के आक्रमणों से जहां एक तरफ बहुत भीषण नरसंहार हुआ, वहीं तैमूर लंग के आक्रमणों से जो नवोदित राज्य थे या जो वे राज्य थे जो स्वतंत्र होना चाहते थे, तुगलक वंश के अंतिम शासक जो काफी कमजोर हो गए थे, तो इसी चीज को फाइनल में चिंगारी देते हैं तैमूर लंग के आक्रमण से। क्योंकि तैमूर लंग के आक्रमण से होगा क्या कि नसरुद्दीन महमूद गुजरात भाग जाएगा, दिल्ली का कैपिटल टोटल खाली हो जाएगा, और बहुत से राज्य जो हैं वो अपने आप को स्वतंत्र मानने लगते हैं। तो इस तरह से स्वतंत्र मानने क्या लगते हैं, काफी सारे राज्य स्वतंत्र हो भी जाते हैं। तो एक फायदा ये भी मिलता है। अब आप जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं यहां पर तैमूर लंग ने जब हिंदुस्तान में अटैक किया, तो मान लीजिए ये तैमूर है, तो तैमूर ने जब हिंदुस्तान पर आक्रमण किया तो और कोई राज्य तो ठीक है, ये जो तीन स्पेशली आप राज्य देख रहे हैं या ये तीन स्पेशल जो व्यक्ति देख रहे हैं, मलिक सरवर, इसने अपने आप को स्वतंत्र मान लिया। और स्वतंत्र माना तो साथ ही साथ में एक जगह है जौनपुर, यहां पर इसने अपनी स्वतंत्र दावेदारी पेश कर दी कि अब जौनपुर जो है वो दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं है, जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य है। जफर खान जो एक व्यक्ति है, इसने गुजरात को स्वतंत्र मान लिया कि अब गुजरात जो है वो किसी तुगलकों के अधीन नहीं है, किसी तुर्कियों के अधीन नहीं है, अब गुजरात का शासक मैं हूं, मतलब जफर खान है, और इस तरह से गुजरात जो है अब फ्री है। भला मध्य प्रदेश का मालवा क्यों पीछे रहता? मालवा का शासक है दिलावर खां घूरी। तो मालवा के शासक दिलावर खां घूरी ने भी मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि अब वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट नहीं है। तो इस तरह से तैमूरी आक्रमण से अर्थव्यवस्था को लाभ मिला। जो बहुत सारे राज्य स्वतंत्र होने की कगार पर थे, शायद एमबीटी और एफएसटी के समय पे वो दिल्ली सल्तनत में ही रहे, लेकिन जैसे जैसे सल्तनत कमजोर होती गई तुगलकों की, तो फिर फाइनल में ये राज्य अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते गए। और जब तैमूर लंग ने अटैक किया तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो राज्य हैं जौनपुर, मालवा और गुजरात, ये इन तीन व्यक्तियों के दिशा निर्देशन में स्वतंत्र हो जाते हैं। अब बात होती है या अब बात चलती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को आपको बतानी थी वो है ये, ध्यान से समझिएगा। नसरुद्दीन महमूद की 1413 में मृत्यु हो जाती है और तुगलक वंश इस तरह से खत्म हो जाता है। हालांकि इसके बारे पे अभी हम नहीं आते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं, ये नसरुद्दीन महमूद है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, मान लेते हैं कि ये नसरुद्दीन महमूद है। तो नसरुद्दीन महमूद की क्या हो गई, डेथ हो जाती है। कब डेथ हो जाती है? 1413 में। तो ये तो बहुत आगे की बात हो गई। बात करते हैं तैमूर लंग जब हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है, 5, 6, 7, 8 महीने मन भर कर लूटपाट करता है, पूरी तरह से जो है हिंदुस्तान उसको खाली कर देता है। तो जब तैमूर लंग वापस अपने मुल्क समरकंद लौट रहा होता है, तब वो एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है जिसका नाम है खिज्र खां। और ये खिज्र खां वही व्यक्ति है जिसको
ने तैमूर लंग की काफी सहायता की थी उसको भारत में आक्रमण होने में, एंटर होने में। मतलब बहुत सारी बातें उसी ने बताई थी कि आप भारत में इधर से एंटर होइए, यहाँ आपको चीजें बेहतर मिलेंगी। तो तैमूर लंग जब भारत पर क्या होता है, एंटर होता है, तो भी खिज्र खान ने उसकी बहुत मदद की थी। और फाइनल में जब तैमूर लौटकर बहुत सारा धन दौलत, बहुत सारा रुपया पैसा अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन अब उसके पास में बहुत सी टेरिटरी भी है जिनको कोई देखने समझने सुनने वाला नहीं है। तो जो तैमूर है वो खिज्र खां को लाहौर, याद रखेंगे आप ये चीज, मुल्तान और दीपालपुर की गवर्नरी सौंप जाता है। यहां पर इन तीनों की गवर्नरी सौंपने का मतलब होता है कि ये तीन जगहें जो हैं, ये तीन जगहों का राजा अब से मैं हूं, तैमूर है। बस तुमको एक काम करना है कि इन क्षेत्रों की तुमको देखरेख करनी है। इसका मतलब ये कुछ वैसे ही तार जुड़ रहे हैं जैसे तैमूर जो है जस्ट लाइक गौरी, और भारतीय विजित प्रदेशों की देखरेख के लिए जैसे गौरी ने किसको नियुक्त किया था, ऐबक को नियुक्त किया था, उसी तरह से तैमूर जो है ये अपने विजित प्रदेशों की देखरेख के लिए किसको नियुक्त कर रहा है, यहाँ खिज्र खां को। तो फाइनली में हिंदुस्तान की कुछ सबसे पावरफुल जगह जैसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का देखरेख का जिम्मा किसको मिल जाता है, ध्यान से समझिएगा, ये जिम्मा मिल जाता है अब खिज्र खां को। अब चलते हैं अपन आगे। 1414 अच्छे से देख लीजिए क्यों ये 1414 वर्ड मैंने डिकोड किया है। 1413 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है। तो नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने के अगले साल बाद ही दिल्ली सल्तनत पर एक ऐसा वंश उदय होता है जो फोर्थ राजवंश है, और यह फोर्थ राजवंश कोई और नहीं बल्कि सैयद राजवंश है। सैयद राजवंश जो है इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके उदित होने का सबसे बड़ा कारण है तैमूर लंग। तो सैयद वंश के अभ्युदय का जो सबसे बड़ा कारण था वो तैमूर लंग जो है उसने हिंदुस्तान पर क्या किया, अटैक किया। और शायद तैमूर लंग यदि हिंदुस्तान पर अटैक ना करता तो कभी भी सैयद वंश जो है वो अवतरित नहीं हो पाता, क्योंकि कभी भी फिर खिज्र खां को जो है कहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिल पाती, वो तीन जगहों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिल पाती, और फिर कभी भी खिज्र खां जो है इस बारे में नहीं सोच पाता। तो ये भी आप जरूर मानिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब सैयद वंश की जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो राजवंश है, याद रखेंगे, ये दिल्ली सल्तनत पर सिया राजवंश है। यहां सिया राजवंश का मतलब सीधा सीधा सो जो होता है वो ये होता है कि हजरत अली के ब्लड रिलेशन या हजरत अली के खानदान से है, ऐसा कहता है सैयद वंश या सैयद राजवंश। यहाँ एक समझने वाली बात यह भी है कि दिल्ली सल्तनत पर अभी तक 5 राजवंशों ने शासन किया है।
जिसमें पहला है गुलाम वंश। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। गुलाम वंश के जो लोग थे वो तुर्की थे, मतलब तुर्कमेनिस्तान से थे, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं आपको समझा रहा हूं वो याद रखिएगा, ये सुन्नी थे, मतलब मोहम्मद साहब और उनकी शिक्षाओं पे बिलीव करते थे। सेम यही कॉन्सेप्ट लागू होता है, इसके जस्ट बाद आते हैं, गुलाम के ठीक बाद आते हैं खिलजी। खिलजी भी दरअसल में तुर्की थे और सुन्नी मुसलमान थे। इसके बाद आते हैं, याद रखेंगे आप, तुगलक। तो तुगलक भी जो हैं वो तुर्की हैं और सुन्नी मुसलमान हैं। और सबसे लास्ट में जो आते हैं लोदी, मैं यही लिख देता हूं लोदी, ये भी दरअसल में, अच्छे से देखिए, तुर्की है क्या? बिल्कुल नहीं। ये लोदी जो हैं, मैं अलग से लिख दे रहा हूं, लोदी जो हैं वो तुर्की नहीं हैं, अफगानी हैं। मतलब मैं साफ साफ डिफरेंस लिख दे रहा हूं, तुर्की नहीं है, अफगानी है। लेकिन लोदी वंश के जो शासक हैं वो पैगंबरे इस्लाम, मतलब मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पे बिलीव रखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। जब भी सैयद वंश की बात आती है तो सैयद वंश जो है वो तुर्की तो है, नो डाउट, तुर्की है सैयद वंश के लोग, लेकिन ये हजरत अली की शिक्षाओं पर बिलीव करते हैं, मतलब सिया वंश से संबंधित हैं। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी हैं सब सुन्नी 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 सुन्नी, लेकिन आप अच्छे से खुद देख लीजिए कि दरअसल में जो सैयद राजवंश है ये एकमात्र सिया राजवंश है। तो एकमात्र सिया राजवंश जो है वो कौन है दिल्ली सल्तनत पर? तो सैयद वंश है। तो इस तरह से ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज यदि मैं आपसे पूछूं कि सैयद जो हैं, सैयद जो हैं, अच्छे से सुनेगा, मैं यहीं साइड में लिख दे रहा हूं कि सैयद वंश जो है ये अभी तक गुलाम वंश में अंतिम तुर्की है। अरे भाई मेरी बात नहीं समझ में आई। देखो, गुलाम वंश तुर्की, फिर खलजी तुर्की, फिर तुगलक तुर्की, अच्छे से देख लीजिए, सैयद तुर्की। लेकिन अब जैसे ही मैं लिख रहा हूं लोदी, तो लोदी तुर्की नहीं है, लोदी कौन है? अफगानी है। तो दिल्ली सल्तनत पर अंतिम तुर्की, मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत पर अंतिम तुर्की राजवंश, तो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको जरूर याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत पर अंतिम तुर्की राजवंश इस तरह से, और दिल्ली सल्तनत पर एकमात्र सिया राजवंश कौन है? तो आपको ये तो अब क्लियर हो गया होगा इस तरह से। याद रहेगा। तो अगर जिस सैयद वंश की हम बात करें जिसने दिल्ली सल्तनत पर, आप खुद देखिए कितने समय तक शासन किया है, 37 साल तक शासन किया है ना, क्योंकि 14 से 1451 तक, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 37 ईयर। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, दिल्ली सल्तनत पर दूसरा सबसे कम शासन, सेकंड सबसे लीस्ट रूल किया है, क्योंकि सबसे कम समय तक शासन 30 साल किसने किया था? खिलजियों ने किया था। तो थोड़ा सा ये चीज आपको याद रखनी है कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम शासन जो किया था वो, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, गुलाम वंश ने कितना शासन किया है? 84 ईयर्स। खिलजियों ने कितना शासन किया है? 30 ईयर्स। तुगलकों ने कितना शासन किया है? 94। सैयदों ने कितना शासन किया है?
37 और लोदियों ने कितना शासन किया है 75। तो आप खुद देख लीजिए, सबसे कम शासन किसने किया है खिलजियों ने, सबसे ज्यादा शासन किसने किया है तुगलकों ने। लेकिन सबसे कम शासन के बाद दूसरा सबसे कम शासन जो करेंगे वो सैयद राजवंश के लोग करेंगे। तो ये तो कहानी क्लियर हो गई। तो यही सैयद वंश का जो संस्थापक है ये खिज्र खां है। वही खिज्र खां जो तैमूर लंग के आक्रमण के समय वह मेन व्यक्ति था, और जब तैमूर हिंदुस्तान से लौट रहा था तब दरअसल में अपनी पूरी सत्ता जो है वो किस गवर्नर को सौंप कर गया था खिज्र खां को। तो सैयद वंश जो है उसका संस्थापक है, याद रखेंगे आप, खिज्र खां। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सैयद वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो सैयद वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कोई और नहीं बल्कि वो हैं मुबारक शाह। सैयद वंश का सबसे सैयद वंश का अयोग्य शासक याद रखेंगे मोहम्मद शाह। और लास्ट में एक और व्यक्ति का नाम लिखना था, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं अलाउद्दीन आलम शाह। सो अलाउद्दीन आलम शाह जो है, ये नाम यहां नहीं आ पा रहा था इसलिए मैंने यहां लिख दिया। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का सबसे अयोग्य शासक है, सबसे अयोग्य शासक। मतलब सैयद राजवंश में खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और चौथे नंबर पर अलाउद्दीन आलम शाह ने शासन किया है या रूल किया है। चलिए एक एक करके देखना शुरू करते हैं। खिज्र खां जो व्यक्ति है इसने सैयद वंश की स्थापना तो कर दी, लेकिन सैयद वंश की स्थापना के बाद भी ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है खिज्र खां, इसने कभी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। मतलब ये जो व्यक्ति है इसने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं माना, क्योंकि ये सुल्तान जो है वो किसको मानता था, तैमूर को मानता था। और तैमूर के बाद उसका जो पौत्र है, अच्छे से देख लीजिए, पौत्र है, इनका नाम है शाहरुख, यही गद्दी पर बैठते हैं। तो फिर जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं अपन, तो ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है खिज्र खां, ये शुरुआत में सैयद वंश की जितनी भी सल्तनत है उसका वास्तविक मालिक जो है ये तैमूर को मानता है। लेकिन जब तैमूर लंग की डेथ हो जाती है तो तैमूर लंग का पौत्र शाहरुख बैठता है ना, समरकंद की गद्दी पर। तो खिज्र खां अभी भी उसी शाहरुख को, जो कि तैमूर राजवंश या तैमूर घराने से संबंधित है, उसी को अपना बॉस मान रहा है, उसी को अपना राजा मान रहा है। उसकी जगह और कोई दूसरा होता तो वो स्वयं को राजा मानना स्टार्ट कर देता। तो ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि खिज्र खां वो व्यक्ति जिसने सैयद राजवंश की स्थापना तो की है, लेकिन सैयद राजवंश की स्थापना के बाद भी ये तैमूर की मृत्यु हो चुकी है। तो तैमूर की मृत्यु होने के बाद भी ये जो है अभी भी तैमूर लंग के पौत्र जो है शाहरुख को सर्वे सर्वा मानता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जो ये व्यक्ति है, क्या नाम है जिसका, खिज्र खां, अगर ये सुल्तान नहीं है तो फिर ये कौन है, तो मेरे को बिल्कुल ये चीज वैसी ही कुछ दिखती है जैसी आप जानते हैं कि गौरी की मृत्यु के बाद भारतीय विजित प्रदेशों की देखरेख का जिम्मा ऐबक को सौंपा गया था। और ऐबक वो व्यक्ति है जिसने न तो अपने नाम के सिक्के चलवाए थे और जिसने न तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहां भी देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज और कि भारतीय विजित प्रदेश जो है उसका मालिक भी ऐबक ने नहीं बनना स्वीकार किया था, बल्कि वो तो मलिक या सिपह सालार उपाधियों से ही संतुष्ट रहा था। मतलब ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना, क्योंकि सुल्तान तो यही है, क्या नाम है इसका, गौरी। बिल्कुल यही कुछ सिमिलैरिटी जो है, यही जो कुछ सिमिलैरिटी है ये हमको यहां दिखती है। किसके कैरेक्टर में दिखती है, याद रखिएगा, यही सिमिलैरिटी दिखती है हमको खिज्र खां के कैरेक्टर में। तो जैसे तैमूर लंग ही हिंदुस्तान पर जब अटैक करने आया था
तो तैमूर लंग के हिंदुस्तान पे अटैक के समय जब तैमूर लंग ने लूटपाट करके हिंदुस्तान से वो जा रहा था, तब भारतीय विजित प्रदेशों की देखरेख का जवाबदारी लाहौर, दीपालपुर, है ना, और एक और जगह है मुल्तान, ये किसको दे के गया था? वो याद करिए, इस जगहों की देखरेख का जिम्मा खिज्र खां को देकर गया था। और खिज्र खां जो है वो अभी भी मालिक किसको मानता है, मतलब सुल्तान किसको मानता है? वो सुल्तान जो है वो तैमूर को मानता है। लेकिन इसी दौरान दो घटनाएं होती हैं, तैमूर की मृत्यु हो जाती है और खिज्र खां जो है वो दिल्ली सल्तनत में चतुर्थ राजवंश स्थापित करते हैं। लेकिन अभी भी याद रखिएगा, खिज्र खां जो हैं वो स्वयं को सुल्तान नहीं डिक्लेयर करते हैं, वो तो स्वयं के लिए एक टाइटल लेते हैं, रैयत ए आला। मतलब तैमूर ने जिन अधिकार क्षेत्र मुझे सौंपे थे उन लोगों की जवाबदारी का जिम्मा मैं लेता हूं, मतलब रैयत की जवाबदारी का जिम्मा मुझे सौंपा गया है, ऐसा खिज्र खां कहते हैं। और अभी भी जो है तैमूर लंग ही दरअसल में मालिक हैं। लेकिन जब तैमूर लंग की डेथ हो जाती है तो फिर तैमूर लंग का जो पौत्र होता है जिसका नाम है शाहरुख, याद रखेंगे, इसी शाहरुख को अब तैमूर की डेथ के बाद सुल्तान मानकर खुद अपने आप को सुल्तान न घोषित करते हुए बल्कि अपने लिए एक टाइटल जैसे रैयत आला का टाइटल लेते हैं, ये वैसे ही कुछ उपाधियां जैसे मलिक और सिपह सालार, तो इन दो उपाधियों को लेकर ही दरअसल में अपनी लाइफ आगे बढ़ाते हैं। मतलब न तो ऐबक ने कभी सुल्तान का टाइटल लिया था और न तो खिज्र खां ने कभी सुल्तान का टाइटल लिया था, बल्कि इतिहास तो हमको ये भी बताते हैं कि खिज्र खां ने जो सिक्के चलवाए थे, तो खिज्र खां ने जो सिक्के चलवाए थे उन सिक्कों पर तुगलकों के कुछ नामों का अंकन मिलता है, मतलब तुगलक शासकों के कुछ नामों का अंकन मिलता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ सिक्के ऐसे मिले हुए हैं, कुछ सिक्के कैसे मिले हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है कि कुछ सिक्के ऐसे मिले हुए हैं जिन सिक्कों पर शाहरुख के, माफी चाहता हूं, तैमूर के पौत्र शाहरुख के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब कुछ कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं खिज्र खां के टाइम पे जिन पे शाहरुख का चित्रांकन है। तो सिक्कों पर तुगलकों की छाप मिली है, सिक्कों पर शाहरुख का नामांकन मिला है, मतलब खिज्र खां जो हैं ये कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं सिक्कों पर। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। इस बात का मतलब बिल्कुल सही हुआ ये कि मैं यहां साइड में लिख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। सुल्तान मिडिवल इंडिया में वो होता है, कौन होता है? सुल्तान मिडिवल इंडिया में उसे माना जाता है जो या तो अपने नाम के सिक्के चलाए, तब वो सुल्तान माना जाएगा, और या तो वो अपने नाम का कोई सरकारी फरमान, कोई सरकारी आदेश लोगों के बीच में लेकर आए। तो सरकारी आदेश या सरकारी फरमान लोगों के बीच में लेकर आए, या किसी का कोई सरकारी फरमान या कोई सरकारी आदेश आए। तो जो खिज्र खां हैं, ये याद रखेंगे हम, खिज्र खां सुल्तान नहीं है, मतलब खिज्र खां ने कभी भी अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि खिज्र खां ने न कभी अपने नाम से सिक्के चलवाए और खिज्र खां ने कभी भी अपने नाम से खुतबा नहीं पढ़वाया। मतलब दिल्ली सल्तनत का सैयद राजवंश का जो संस्थापक है उसने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं माना है, बल्कि रैयत आला टाइटल के जरिए उसने सल्तनत पर अपने दिए गए टाइम पीरियड 1414 से 1421, मतलब 7 सालों इन्होंने पूरा करे हैं। और इस तरह से
जो सबसे खास बात यह है कि सिया राजवंश के होने के नाते ये पैगंबरे इस्लाम से अपने पुट को जरूर जोड़ते थे। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि खिज्र खां ने अपने आप को मोहम्मद पैगंबर का वंशज बतलाया था, और ये क्यों बतलाया था? सिया राजवंश अली के कारण बतलाया था कि हम जो राजवंश हैं हम बिल्कुल मोहम्मद के दरअसल में ब्लड रिलेशन से ताल्लुकात रखते हैं। तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। इतिहास कहता है कि खिज्र खां की डेथ के बाद उसका बेटा शासक बनता है, जिसका नाम आप याद रखेंगे मुबारक खां। अब मैं यहां लिख रहा हूं, ये जो मुबारक खां है, मुबारक खां जो है ये शासक बनता है, और मुबारक खां जो है ये जैसे ही गद्दी पर बैठता है ये एक टाइटल लेता है, उस टाइटल को कहते हैं शाह। मतलब शाह जो है वो क्या है? एक उपाधि है। तो सबसे पहली चीज तो यही। अब जैसे ही वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो वो रैयत आला का टाइटल जो किसने लिया था? इसके फादर ने लिया था। रैयत आले के टाइटल को ये बायकॉट कर देता है और स्वयं को सुल्तान घोषित करता है। कौन? अच्छे से देख लीजिए। तो खिज्र खां का जो उत्तराधिकारी है जिसको हम कहते हैं मुबारक शाह। अब मुबारक शाह जब स्वयं को शासक घोषित करता है या सुल्तान घोषित करता है, इसका मतलब हुआ कि ये अपने नाम से सिक्के भी जारी करता है और ये अपने नाम से सरकारी आदेश, और सरकारी आदेश में निश्चित रूप में सील और साइन, मतलब इसको कहते हैं सरकारी फरमान भी जारी करवाता है। तो सिक्के भी जारी करता है और अपने नाम से ये सरकारी फरमान भी निकालता है। कौन? जिसको कहते हैं खुतबा पढ़वाया। तो आप ये नाम याद रखेंगे मुबारक शाह को। अच्छा, मुबारक शाह के बारे में एक सबसे काम की चीज ये है कि 21 से 34 तक रूल किया है इसने, और सैयद वंश के 4 जो शासक हैं उसमें सबसे वास्तविक संस्थापक जो है, जिसने सैयद वंश को थोड़ी बहुत नाम पहचान इज्जत दिलाई, तो वास्तविक संस्थापक ये यही है। कौन है? तो ये आप याद रखेंगे, नाम है बंदे का मुबारक शाह। तो मुबारक शाह का एक वजीर है सखर उल मुल्क। तो सखर उल मुल्क की बदौलत इसने बहुत सारे काम किए हैं। सखर उल मुल्क की बदौलत ये जो शासक है इसने बहुत से अच्छे काम किए हैं, और जितने भी सैयद वंश के शासक आए हैं उनमें सबसे बेहतर काम अगर किसी ने किया है तो वो मुबारक शाह है। इसी वजह से एक इतिहासकार है शेख अहमद सरहिंदी, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा। शेख अहमद सरहिंदी जो हैं, शेख अहमद सरहिंदी जो हैं ये एक शासक नहीं है, माफी चाहता हूं, ये एक इतिहासकार हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है तारीख मुबारक शाही। नाम से ये स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि तारीख ए मुबारक शाही जो है ये ग्रंथ किसकी शख्सियत को बयां करेगा? तो तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ में 20% खिज्र खां का जिक्र है, जो सिया राजवंश और पैगंबर से अपने होने का प्रूफ देते हैं या अपने बारे में इस तरह की बातें बताते हैं। और 80% तारीख मुबारक शाही में मुबारक शाह का ही जिक्र है। इससे हमको पता चलता है कि सैयद वंश में जो सबसे पॉपुलर शासक है वो मुबारक शाह ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज याद रखनी है। आगरा के किनारे एक नगर भी बसाया था, सॉरी आगरा कह रहा हूं, यमुना किनारे इन्होंने एक नगर भी बसाया था मुबारकाबाद। तो ये भी जिक्र हमको यही सुनने को मिलता है कि मुबारकाबाद जो नगर है वो किसने बसाया था? तो याद रखेंगे मुबारकाबाद जो नगर है वो आपने ही बसाया था। मतलब किसने? मुबारक शाह ने। अब इसके जस्ट बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सखर उल मुल्क है, ध्यान से समझेंगे,
ये सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर आ गए। तो जो मुबारक शाह हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है सैयद वंश के लिए, इन्हीं का वजीर है जिसका नाम है सखर उल मुल्क, या सखर अल मुल्क भी बोल देते हैं। ये वजीर है। बहुत से कामों में वजीर की मदद भी ली गई है सुल्तान के द्वारा। तो बाद में यही जो सुल्तान हैं मुबारक शाह और वजीर जो है जिनका नाम क्या है सखर उल मुल्क, इन्होंने सुल्तान के दत्तक पुत्र, मतलब गोद लिए हुए, क्योंकि सुल्तान का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो सुल्तान के दत्तक पुत्र या फिर सुल्तान के जो भतीजे हैं, जिसका नाम आपको याद रखना है मोहम्मद शाह। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हुआ ये कि जब मुबारक शाह का बहुत अधिक भरोसा जीत लिया, किसने मुबारक शाह का बहुत अधिक भरोसा जीत लिया? सखर अल मुल्क ने। तो फिर सखर अल मुल्क जो है ये षड्यंत्र बनाते हैं, और वो भी षड्यंत्र कैसा बनाते हैं? हत्या का। और फाइनल में सखर उल मुल्क जो है ये मुबारक शाह, जो सैयद वंश का फेवरेट सुल्तान माना जाता है, इसकी हत्या करा देते हैं। तो शायद आगे की कहानी तो आपको एक साफ साफ दिख रही होगी कि सखर अल मुल्क ने मोहम्मद शाह से ये डीलिंग की होगी कि मैं तत्कालीन सुल्तान को मार दूंगा। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा। मैं तत्कालीन सुल्तान को मार दूंगा और तत्कालीन सुल्तान को मारकर तुमको राजा बना सकता हूं और तुम बनोगे सुल्तान। लेकिन तुम जब सुल्तान बनोगे तो निश्चित रूप में जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करोगे। तो ये डीलिंग जो है, ये डीलिंग को बताओ कौन एक्सेप्ट कर लेगा कि जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होगा? तो ये डीलिंग एक्सेप्ट हो जाएगी मोहम्मद शाह के जरिए। अब ध्यान से सुनेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज है। इसी कहानी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि धीरे धीरे राजा तो बन गया कौन? मोहम्मद शाह, लेकिन और चलेगी किसकी? सखर उल मुल्क की। तो सखर अल मुल्क जो है इसकी धीरे धीरे महत्व व कांक्षाएं बढ़ती जाएंगी। तो महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, और जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी तो फिर मोहम्मद शाह बहुत सारी बातें जो हैं अनसुनी करना शुरू करेगा। हस्तक्षेप ज्यादा ही सल्तनत में हो जाएगा, और बिना कुछ पूछे बिना कुछ ताछे मोहम्मद शाह से सखर उल मुल्क बहुत सारे फरमानों को जारी कर दिया करेगा। तो फाइनल में ये चीज जब मोहम्मद शाह को पता चली कि पानी सर से ऊपर हो गया है और सखर अल मुल्क जो वजीर है वो सिर्फ अपनी अपनी और सिर्फ अपनी ही एक्सपेक्टेशन को हावी करना चाहते हैं, तो बस मोहम्मद शाह ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेंगे और मोहम्मद शाह जो हैं वो हत्या करवा देंगे। तो मोहम्मद शाह जो है ये हत्या करवा देंगे किसकी? वजीर की। तो वजीर यदि मर जाएगा सखर उल मुल्क, तो फिर नया वजीर आएगा कमालुद्दीन। इस तरह से। तो ये आपको याद रखना है। इसी को कमालुद्दीन को ही इतिहासकार कमाल उल मुल्क भी बोलते हैं। कमाल उल मुल्क। अब अगर इस कहानी से यदि आप कुछ सीखो तो सिर्फ ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी है मोहम्मद शाह से। ध्यान से सुनेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज है। मोहम्मद शाह के समय पे ये कंट्रोवर्सी तो चली, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुल्तान का एक सूबेदार है, ये सबसे अच्छी चीज है इसलिए मैं इसको अलग लिख दे रहा हूं, व्हाइट कलर ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। हाँ, तो मुल्तान का एक सूबेदार है, नाम है बहलोल खां लोदी।
या बहलोल लोदी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कहानी। दरअसल में हुआ यह है कि मालवा का शासक महमूद खां खिलजी, मालवा का एक शासक है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने देखा कि खिलजी वंश जो है ये लड़खड़ा सा रहा है, और खिलजी वंश जो लड़खड़ा सा रहा है इसका मेन कारण ये है कि मोहम्मद शाह काफी इनेक्टिव है, क्योंकि इन षड्यंत्रों में मोहम्मद शाह कहीं छिप सा गया और उसकी सल्तनत में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। तो फिर मालवा के शासक महमूद खां खिलजी ने जब मोहम्मद शाह की अकर्मण्यता देखी तो इसने दिल्ली पर अटैक किया। यह दिल्ली पर अटैक करने के लिए सोचा, किसके खिलाफ? मोहम्मद शाह के खिलाफ। मोहम्मद शाह जो है वो उतना बेहतर युद्ध का ज्ञानी नहीं था या उतना बेहतर योद्धा नहीं था। इसने मदद के लिए आवाज लगाई मुल्तान के सूबेदार को, जिसका नाम है बहलोल खां लोदी। और बहलोल खां लोदी जो है सिर्फ एक फरियाद पर, मोहम्मद शाह की सिर्फ एक फरियाद पर बहलोल खां लोदी खींचा चला आया। और जैसे ही बहलोल खां लोदी अपनी सेना लेकर दाखिल हुआ दिल्ली में, और सेना का नंबर बहुत ज्यादा जब देखा किसने? महमूद खिलजी ने, तो इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि महमूद खिलजी ने फिर अटैक ही नहीं किया, या अपनी सेना के साथ वो फिर से मालवा लौट गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनके बीच में युद्ध तो हुआ जिसमें बहलोल लोदी के कारण ये जो मोहम्मद शाह है ये युद्ध जीत गए और महमूद खिलजी की पराजय हुई। मतलब खैर कुछ भी हुआ हो, वर्चस्व का सिक्का किसका चला? बहलोल लोदी का। और बहलोल लोदी की इस हौसला अफजाई के कारण मोहम्मद शाह जो है वो याद रखेंगे, बहलोल को अपना पुत्र कहकर संबोधित करते हैं कि मेरे बेटे जो करते वो तुमने किया है, मतलब खुद जो है वो पिता का दर्जा ले लेता है। तो इस तरह से आपको ये थोड़ी सी चीज याद रखनी है कि मोहम्मद शाह में, अच्छे से देख लीजिए, मोहम्मद शाह में और बहलोल लोदी में कैसा रिलेशन है? पिता पुत्र रिलेशन है। क्या ये सच में है? नहीं, मालवा के महमूद खिलजी की वजह से ये रिलेशन बिल्डअप होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में एस्पेक्ट है, या जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब फाइनल में हुआ ये कि जो ये शासक है मोहम्मद शाह, ये काफी अकर्मण्य शासक है, मतलब ज्यादा इसकी रुचि नहीं है। तो फाइनल में 1445 में जब इसकी डेथ होती है, 1445 में जब इसकी डेथ होगी, अरे हाँ या ना, तो फिर जो भी तुर्की लोग हैं, है ना, जो भी दरबार में जिनका वर्चस्व है, वो किसको शासक चुनेंगे? तो वो शासक जिसको चुनेंगे उसका नाम तो आपको पता ही है। अब याद रखेंगे आप, उस शासक का नाम है जो सैयद वंश का सबसे अंतिम शासक है। और एक और चीज यदि मैं लिखूं यहां कि सैयद वंश का सबसे अयोग्य शासक, सैयद वंश का सबसे अयोग्य शासक जो है आप याद रखेंगे वो है अलाउद्दीन आलम शाह। सो अलाउद्दीन आलम शाह जो है ये जैसे ही गद्दी पर बैठेगा, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ध्यान से समझेंगे। ये जैसे ही गद्दी पर बैठेगा तो इसके टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत जो है, इसके टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत जो है वो सिमट कर, जैसे ये दिल्ली है, ये सिमट कर सिर्फ और सिर्फ 300 किलोमीटर के दायरे में आ गई। सिर्फ 300 किलोमीटर के दायरे के अधिकार क्षेत्र में दिल्ली आ गई। तो लोग हंसी मजाक के लिए एक पुट भी यूज करते थे, देखो शाह ए आलम का राज्य
दिल्ली से पालमपुर तक है, दिल्ली से पालमपुर तक है। तो दिल्ली से पालमपुर तक जो है वो राज्य किसका है? तो अलाउद्दीन आलम शाह के टाइम की ये बात है। अब 1451 में ध्यान से सुनेगा, अलाउद्दीन आलम शाह अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अलाउद्दीन आलम शाह जो है ये अपनी स्वेच्छा से 1451 में जो दिल्ली सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत जो है इसका जो तख्त है, दिल्ली सल्तनत का जो तख्त, ये अपनी खुद की स्वेच्छा से बहलोल लोदी को सुपुर्द कर देते हैं। और बहलोल लोदी जो है वो जैसे ही इस तख्त को हासिल करेगा तो जो अलाउद्दीन आलम शाह हैं ये बहलोल लोदी को तख्त सौंपेंगे और खुद कहाँ चले जाएंगे? ये खुद चले जाएंगे बदायूं। तो खुद जो बंदा है वो कहाँ चला जाएगा? खुद बदायूं चला जाएगा और शासन की बागडोर किसको सौंप के चला जाएगा? बहलोल लोदी को सौंप कर चला जाएगा। तो इस तरह से जैसे ही बहलोल लोदी को सत्ता सौंप कर जाएगा तो बताइए कौन से वंश का खात्मा हो गया? तो आपको भी पता है कि सैयद वंश, जिसने इतिहास के पन्नों पर सिर्फ 37 साल की हुकूमत करी, ये खत्म हो जाएगा और एक नए राजवंश का उदय होगा जिसका नाम है लोदी वंश। और लोदी वंश जो है ये प्योरली कैसा वंश है? अफगानी वंश है। तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। अब यहां एक जो मेन समस्या वो है, एक चीज आती है जिसका नाम आपको याद रखना है, अलाउद्दीन आलम शाह। यही मैं बता देता हूं कि जैसे ही स्वेच्छा से गद्दी अलाउद्दीन आलम शाह देके जाएंगे, किसको? बहलोल लोदी को। तो एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, मसूद शाह। ये मसूद शाह जो है ये अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद है। इसको लगेगा कि मेरे को गद्दी मिलनी चाहिए थी, तो मसूद शाह जो है ये बहलोल लोदी से एक युद्ध करते हैं और इतिहास में इस युद्ध को नरेला का युद्ध कहा जाता है। और इस नरेला के युद्ध में मसूद शाह की हार होती है और बहलोल लोदी जीत जाते हैं और इस तरह से बहलोल लोदी जो है वो लोदी वंश स्थापित करते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लोदी वंश जो स्थापित होगा इसकी बागडोर कब से कब तक होगी? तो 1451 से 1526 तक होगी। दिल्ली सल्तनत में ये पहला राजवंश है जो कि, अच्छे से देख लीजिए, अफगान राजवंश है। सैयद की बात करें तो वो एकमात्र सिया राजवंश है, अंतिम तुर्की राजवंश है और ये अफगानों की चहुलेख शाखा से संबंधित है। और कबीला याद रखेंगे गिजलोई। और लोदी वंश की जो ताकत है या लोदी वंश का जो शासक है निश्चित रूप में जिसके हाथों में सत्ता आई, जिसने लोदी वंश को स्टार्टअप दिया, नाम है बहलोल लोदी। ये लोदी वंश का संस्थापक माना जाएगा। लोदी वंश की संस्थापक के बाद, बहलोल लोदी के बाद सत्ता जो है वो आ जाएगी, किसके पास में आ जाएगी? सिकंदर लोदी के पास। और सिकंदर लोदी के बाद में सत्ता मगरूर इब्राहिम लोदी के पास में आएगी और इस तरह से इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में कौन हराएगा? बाबर हराएगा और भारत में मुगल राजवंश की स्थापना हो जाएगी। हालांकि वो बहुत आगे की चीज है। हमको अब इसके बाद लोदी राजवंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी को पढ़ना है। तो इस तरह से यहाँ हमारा ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ। सैयद राजवंश ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उतनी चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। तो अब इसके बाद हम मिलते हैं लोदी राजवंश में, और लोदी राजवंश में बहलोल लोदी के साथ हम करेंगे अपने सेशन की शुरुआत। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू।